नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के डोल कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1100 कन्याओं का पूजन किया और श्री यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल्याणिका हिमालयन देवस्थानम में धर्म के प्रचार के साथ ही वैदिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ाने का अद्भुत प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल को मानसखंड के तहत मंदिरमाला मिशन के रूप में विकसित करने की वृहद कार्य योजना तैयार की गई, उसमें कार्य गतिमान है। शीघ्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अल्मोड़ा जागेश्वर धाम आने का आग्रह किया जाएगा। डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया, इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानसखंड मंदिरमाला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। इस क्षेत्र को आगे डेवलप करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से चार धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा चलेगी। उसका एक बहुत बड़ा पड़ाव हमारा ये डोल का क्षेत्र होगा, बाबा जागेश्वर का क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी वहां आने का आग्रह किया था। डोल अंकिता मर्डर केस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अंकिता के मर्डर से पहले उसके साथ रेप की कोशिश की गई थी। हत्याकांड के आरोपी सौरभ भास्कर ने रेप की कोशिश की थी। अंकिता मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि अंकिता के मर्डर केस से पहले उसके साथ रेप की कोशिश की गई थी। सौरभ भास्कर ने यह कोशिश की थी। हत्याकांड के गवाह विवेक आर्या ने एडीजी कोर्ट में यह बयान दिया है। अंकिता भंडारी को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाई गई थी। एडीजी कोर्ट में विवेक आर्या ने खुद इस बयान को दिया है और इसी बयान के चलते यह बड़ा खुलासा सामने आया है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में। तो चालबाजी से अंकिता का मर्डर किया गया और इसी के साथ ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उसके साथ रेप की कोशिश भी की गई थी। तो सौरभ भास्कर ने ये बड़ा बयान दिया है। सौरभ भास्कर पर आरोप है कि उसने रेप की कोशिश की थी और विवेक आर्या ने एडीजी कोर्ट में ये बयान दिया है सौरभ भास्कर को लेकर। इसमें महत्वपूर्ण गवाह था क्योंकि वो वंतरा रिसोर्स में कार्य करता था। उसकी अंकिता भंडारी से जो मोबाइल में बात हुई, उसने ये बताया कि सौरभ भास्कर जो एक्यूज़ है, उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर वंतरा रिसोर्ट के कमरे में उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। और ये सब बातें उसने विवेक आर्य ने अपने 164 के बयान में भी की है। जब उससे जिरह करी गई तो उसने इस बात का पूरा समर्थन किया। कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी रंग दे चुकी है, तो वहीं बजरंग दल सड़कों पर उतर कांग्रेस का विरोध कर रहा है। कांग्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती। जवाब में कांग्रेस ने भी जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में बीते दिन बजरंग दल द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के सामने किए गए विरोध प्रदर्शन जवाब में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस क्रम में कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सनातन धर्म और हनुमान जी बीजेपी और बजरंग दल की बपौती नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जनता को संदेश जाए और वो समझ पाए कि धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग कौन हैं। बजरंग दल के लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की और देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने बजरंग दल की बजरंग बली से तुलना कर दी, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक भगवान राम के अनन्य भक्त, दूसरी तरफ बजरंग दल जो पार्टी देखकर सही और गलत का निर्णय करता है। भाजपा की बुद्धि शुद्धि के लिए
आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है कि भगवान परमात्मा वाहिगुरु इनको सद्बुद्धि दे। जिस हिसाब से देवभूमि को कलंकित करने का काम किया गया है, भगवान को सद्बुद्धि दे। प्रदेश की जनता ने जिस काम के लिए चुना, बेरोजगारों को रोजगार आप नहीं दे रहे हो, महंगाई आप कम नहीं कर रहे हो, पूरे प्रदेश में खनन माफिया हावी हो रखा है, पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी अब मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इसी महीने तक ये मिल जाएगा। सेतु आयोग की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा। राज्य योजना आयोग पहले 5 साल के लिए प्लान और नॉन प्लान तैयार करता था, लेकिन उत्तराखंड में अब प्लान और नॉन प्लान के तहत काम नहीं किया जाता है, जिसको लेकर राज्य योजना आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। इसी के चलते सरकार सेतु आयोग का गठन कर रही है। सेतु आयोग के काम: उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं को लेकर आयोग शोध करेगा। विकास से संबंधित किए गए शोध को लेकर सरकार को सुझाव देगा। उत्तराखंड में विकास को लेकर परिवर्तन लाने का काम करेगा। सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी आयोग की नजर होगी। सुशासन और लोकनीति पर भी होगा सेतु आयोग का फोकस। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेगा सेतु आयोग। सेतु आयोग का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। 2014 में भारत सरकार ने एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजना आयोग जो भारत सरकार का था उसको वाइंड अप किया था। उसकी जगह पर एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी और पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया था। अब समय समय पर भारत सरकार ने स्टेट्स को एडवाइजरी इश्यू किया था कि स्टेट्स भी ऐसे सिमिलर बॉडी बनाए हैं। यहाँ पर भी एक राज्य योजना आयोग पहले से प्री एग्जिस्टिंग था, जिसका आज के डेट में औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले ये 5 ईयर प्लान और 1 ईयर प्लान वगैरह बनती थी। अब प्लान और नॉन प्लान का कंसेप्ट नहीं है और इसलिए राज्य योजना आयोग अपनी रेलेवेंस खो चुकी है और हमारे पास उसकी जगह पर ज़रूरत थी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी थिंक टैंक जो पॉलिसीज़ को लेकर के और पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के शोध करें और ग्राउंड लेवल पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की इम्पैक्ट क्या है उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करें और सरकार को समय समय पर अपना सुझाव दें। और इस उद्देश्य के साथ सेतु आयोग बना रहे हैं। सेतु आयोग के ढांचे की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो उपाध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री ही करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रबुद्ध अर्थशास्त्री या फिर रिटायर ब्यूरोक्रेट होंगे, जिसके लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक्सपर्ट भी आयोग में होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जबकि राज्य योजना आयोग का जो स्टाफ है उसे सेतु आयोग में मर्ज किया जाएगा। सेतु आयोग का जो सेतु जो नाम है SETU, इसका जो एक्सपेंशन आएगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये आयोग काम करेगा और आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये या तो एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री होंगे या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं और इनका चयन विधिवत किया जाएगा। और उसके अलावा उसके नीचे 3 केंद्र हम लोग बनाएंगे। तो उसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के एक केंद्र बनेगा, एक केंद्र सुशासन और लोक नीति को लेकर के बनेगा और एक तीसरा केंद्र है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए बनेगा और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाए जाने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार आर्थिक, वित्तीय
एक्सपर्ट सलाहकारों को भी इस समिति में शामिल करेगी और इसकी अनुशंसा के आधार पर आगे काम करेगी। राज्य सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ साथ आर्थिकी मजबूत करने, रोजगार उपलब्ध कराने पर भी काम करेगी। राज्य सरकार सेतु आयोग के मुखिया मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कई सलाहकार आउटसोर्स किए जाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि बहुत जल्द इस समिति का गठन कर लिया जाएगा और कैबिनेट से इसकी मंजूरी हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में G20 के दूसरे चरण में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत जगह जगह रास्तों और उनके आसपास के एरिया को चमकाने के लिए MDDA ने रात दिन एक किए हुए हैं। स्थिति यह है कि बारिश भी प्राधिकरण के कदम नहीं रोक पाई। ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में होने वाले आयोजनों को लेकर प्राधिकरण इन दिनों जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के आसपास सौंदर्यीकरण में लगा हुआ है। कार्यों की रफ्तार धीमी ना पड़ने पाए, इसको लेकर खुद MDDA के VC बंशीधर तिवारी बार बार कार्यों का जायजा ले रहे हैं। यही नहीं, निरीक्षण कर अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए जा रहे हैं। मौके पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता सहित पूरी टीम काम पर लगी हुई है। सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के सामने पार्क का निर्माण, दीवारों पर रंगाई चित्रकारी, सड़क के डिवाइडर पर प्लांटेशन और रानी पोखरी की तरफ वाली रोड के डिवाइडर पर भी प्लांटेशन और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट से न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने विशेष जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 24 से 28 मई तक आयोजित होने वाले इस आयोजन के लिए MDDA ने दिन रात मेहनत करके ऋषिकेश एयरपोर्ट से लेकर नरेंद्र नगर के मार्ग को बहुत बेहतर तरीके से सजाया संवारा है और इस वक्त भी काम चल रहा है। इस वक्त मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और यदि आपको एक मैं नज़ारा दिखाऊं तो बहुत अच्छे तरीके से नई सड़क तैयार की गई है, जबकि साज सज्जा का भी काम चल रहा है और जो वॉल है, वॉल को भी पेंट किया गया है। बीते 3 दिनों जो बारिश और बर्फबारी हुई, इस बारिश और बर्फबारी में भी इस मार्ग का काम जारी रखा गया क्योंकि मुख्य सचिव ने 1 मई की डेडलाइन दी थी। उत्तराखंड के रामनगर में G20 समिट का पहला फेज संपन्न हो चुका है और नरेंद्र नगर में जो VVIP गेस्ट आने हैं वो इसी एयरपोर्ट पर आएंगे और इसी रोड का इस्तेमाल करते हुए वो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे, कोई कमी न रह जाए। इसलिए VC MDDA बंशीधर तिवारी स्वयं इस पूरे मार्ग पर निगाह बनाए हुए हैं और दिन रात इस पूरे ट्रैक पर वो निगहबानी कर रहे हैं। उत्तराखंड से G20 का जो पहला चरण था वो शानदार तरीके से संपन्न हुआ। खुद भारत सरकार के वरिष्ठ अफसरों ने इसकी तारीफ की। अब दूसरे चरण की तैयारी अंतिम दौर में है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने रामा पैलेस में लगी गढ़वाली फिल्म का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी यदि मौका देगी तो वे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हरक सिंह रावत का कहना है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर वे पीछे नहीं है। एक राजनेता कभी भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियों को हमेशा पूरा रखता है। पार्टी की इच्छा और जनता का आशीर्वाद हमेशा उनके लिए सर्वोपरि रहा है। राजनीति में कोई सन्यासी नहीं है। हम राजनीति में हैं तो देखिए, राजनीति में है कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि भाई माला जपते रहे और बिल्कुल पूजा पाठ करते रहे। राजनीति में तो चुनाव तो लड़ेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी उद्देश्य है, किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी लक्ष्य क्या होता है कि MP चुनाव लड़ जाए, MLA चुनाव लड़ जाए, जिला पंचायत लड़ जाए, क्षेत्र पंचायत लड़ जाए, प्रधान का लड़ जाए, मेयर का लड़ जाए, नगर पालिका लड़ जाए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे? अब मैं विधायक तो इतनी बार रह गया हूँ, मंत्री इतनी बार रह गया हूँ, अब प्रधान का चुनाव तो लड़ूंगा नहीं। हम 30 सितंबर 2022 को रुड़की के पास मंगलौर में एक कार दुर्घटना में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत स्वस्थ हो रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली गई वीडियो में क्रिकेटर ऋषभ पंत ने लिखा है, खुश हूं कि अब बैसाखी के दिन और नहीं। 4 महीने बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो में क्रिकेटर ऋषभ पंत बिना स्टिक के सहारे के चलते दिखाई दे रहे हैं और काफी खुश भी लग रहे हैं।
तो रुड़की के एसडीएम चौक स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सरेआम सड़क पर एक आदमी के साथ की गई मारपीट के मामले में उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। ये भाजपा के करनी और कथनी का ही फर्क है कि वो अपने एक नेता को, अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर को हटाने का कार्य नहीं करे, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी भर्ती घोटाले के अंदर लिप्त रहा है। उसको तब भी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उसको हटाया नहीं गया, बल्कि उसका उल्टा प्रमोशन करके उसे शहरी विकास मंत्री बना दिया गया। हम इस बात की अपील करते हैं अपने महामहिम से भी, राज्यपाल से भी और मुख्यमंत्री से भी कि अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो उस जीरो टॉलरेंस के तहत उन्हें अब तक जो है अग्रवाल को जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत प्रभाव जो महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित है उस ज्ञापन के माध्यम से हम श्री प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार को इस आधार पर पदमुक्त करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उन्होंने स्वयं और अपने अंगरक्षकों की सहायता से एक आम आदमी को बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर दौड़ा के पीटा, उसे डर भय दिखाया। चूँकि माननीय मंत्री जी जो हैं उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, तो ये और उनके खिलाफ इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज होगी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश के चलते यात्रा को रोकना भी पड़ा, लेकिन गुरुवार को भैरव ग्लेशियर में ग्लेशियर टूटने की वजह से भी कई घंटों यात्रा बाधित रही। लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग में कुबेर, गदेरे और भैरव ग्लेशियर के पास कई घंटों की मेहनत के बाद पैदल रास्ते को तैयार कर दिया, जिसके बाद श्रद्धालु यात्रा पड़ावों से आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से एसडीआरएफ के जवानों ने ग्लेशियर को काटकर पैदल रास्ता तैयार किया, जिससे यात्री केदारनाथ पहुंचे। लैंड जिहाद पर नैनीताल में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। नैनीताल में वन विभाग ने अयारपाटा में बनी मजार को तोड़ दिया है। वन भूमि में यहां सैयद बाबा की मजार बनी थी, जिसको हटाने के लिए वन विभाग ने पहले नोटिस जारी किया था। अब इस पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही नैनीताल में मेट्रोपोल कंपाउंड में शत्रु संपत्ति भारत सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठे 128 अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर वो साक्ष्य जिला प्रशासन के सामने रखें, नहीं तो वो मकान और जमीनों को खाली करें। आपको बता दें कि नैनीताल की शत्रु संपत्ति की जमीन पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया है, लेकिन अब इनको हटाने के लिए नोटिस जारी किए दिए गए हैं। नैनीताल नगर में शत्रु संपत्ति है मेट्रोपोल कंपाउंड, जिसमें कि पूर्व में भी सर्वे किया गया था राजस्व विभाग की टीम के द्वारा, नगर पालिका की टीम के द्वारा। और सर्वे में ये पाया गया कि 1.2 एकड़ ज़मीन में करीबन 128 लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके निवास किया जा रहा है। उन सभी लोगों को आज जिलाधिकारी महोदय, जो कि उप अभिरक्षक भी हैं शत्रु संपत्ति के, उनके निर्देशों के क्रम में नोटिस दिया गया है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि आपके पास कोई भी अभिलेख हैं निवास के संबंध में या किसी भी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है, उसके संबंध में साक्ष्य हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें। देहरादून जिले के विकास नगर में आरक्षित वन क्षेत्र से अब तक अवैध रूप से बनी 16 मजारों को हटाया जा चुका है। वन विभाग आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनी मजारों को युद्ध स्तर पर हटा रहा है। अवैध मजारों के ध्वस्तीकरण की कमान संभाल रहे वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार का कहना है कि रात में भी अवैध मजारों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड के काशीपुर में 22 लाख की नकली करेंसी के साथ 2 लोग पकड़े गए हैं। उधम सिंह नगर पुलिस के साथ एसओजी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। नकली नोटों के साथ राजेंद्र सिंह उर्फ राजू नाम का जो बदमाश पकड़ा गया, वो लुटेरी दुल्हन गैंग का सरगना भी रह चुका है। आरोपी बिजनौर से नकली करेंसी को खपाने के लिए काशीपुर आए हुए थे। आरोपियों से पुलिस ने नकली नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान आरोपियों से 500 के 4,417 नकली नोट बरामद हुए। पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी ने एक कमेटी गठित कर दी है। बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है। एसओजी उधम सिंह नगर की टीम द्वारा मुख्य रूप से हमारा कांस्टेबल ललित, आपका ललित बिष्ट, आपका नीरज बोज और विजेंदर, इनके टीम द्वारा बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आज उधम सिंह नगर के पुलिस द्वारा उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भारी मात्रा में जाली नोटों की एक जखीरा बरामद हुआ है।
4,417 प्रिंटेड 500 रुपये की करेंसीज बरामद किया है और उसके अलावा 18 जो है अनप्रिंटेड, हाफ प्रिंटेड, एक साइड प्रिंटेड हुआ नोट्स बरामद हुआ है। जो पेपर हो ना, पेपर का रिम्स और आपका सर्वर सब कुछ बरामद हुआ है। बहुत ही देहरादून में अनजान शख्स से लिफ्ट लेना एक महिला को भारी पड़ गया। लिफ्ट देने के बहाने अभियुक्त मनीष कुमार ने आशा रोड़ी के जंगल में महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल महिला चंडीगढ़ की रहने वाली है जो अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने देहरादून आई थी, जिसके बाद शिमला बाईपास से आईएसबीटी जाते वक्त अभियुक्त मनीष उसे रास्ते में मिला और आईएसबीटी तक लिफ्ट देने के बहाने महिला को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया, जिसके बाद आशा रोड़ी के जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। साथ ही महिला के पास मौजूद पैसे और अन्य सामान को भी लूटकर उसे वहीं जंगल में छोड़कर भाग गया। घटना के बाद दहशत में आई महिला रात भर जंगल में ही छुपी रही। सुबह होते ही आईएसबीटी पहुंचकर पुलिस को आपबीती बताई। लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज चेक करने के पश्चात पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी और अभियुक्त को उसके गांव खुशहालीपुर बिगाड़ीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। बता दें, आरोपी पेशे से एक टैक्सी चालक है जो देहरादून से सहारनपुर और अन्य रूटों पर टैक्सी चलाने का काम करता है। एक महिला है, उसके साथ एक बलात्कार की घटना और लूट दोनों घटनाएं हुई हैं। इसकी जानकारी कल जब ये महिला थाने में आती हैं तब जानकारी हुई। ये ब्लाइंड केस था, महिला के पास कोई मोबाइल फ़ोन है नहीं, उसको जो क्रिमिनल है उसकी कोई जानकारी थी नहीं और गाड़ी का भी एक बेग सा आइडिया था कि स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है। कल उसके निशानदेही पर हमारी पूरी टीम ने इसका पूरा घटनाक्रम को रिक्रिएट किया और फिर सीसीटीवी फुटेज लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज का खंगालने के बाद बैग उसने लूट के ले गया था 500 रुपया और उसमें उस कपड़े थे ऊपर। एसओजी और काशीपुर पुलिस ने नकली नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यूपी के 2 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 22 लाख के नकली नोट छपाई की मशीन व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2,500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के मुताबिक जिले में नकली नोटों के संचालक की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर काशीपुर सीओ एसओजी प्रभारी विजेंद्र शाह के नेतृत्व में टीम का गठन करके ये कार्रवाई की गई है। अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज में कांग्रेस सरकार की 100 करोड़ की लागत से स्वीकृत हरिप्रसाद टमटा हस्तशिल्प उन्नयन संस्थान बृहत योजना को वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसके खिलाफ 6 मई को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा के चौहानपाटा उपवास करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि इस संस्था का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद कर दिया है। कांग्रेस की सरकार ने जो है लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से और हमारे उत्तराखंड की जो शिल्प कला है उसको जीवित रखने के लिए और जो आज आधुनिक तरह की मशीनें बन गई है उनसे जोड़ करके उस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा संस्थान पारंपरिक शिल्प उन्नयन के नाम से स्वीकृत किया था और तत्कालीन हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी और वो जो आपका एक संगठन था उसके अध्यक्ष भी थी। उनके अध्यक्ष के नाते उनसे उसका उद्घाटन शिलान्यास भी करवा दिया। कांग्रेस